कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन जो है नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का जो नाम है वो डिफरेंट नेम, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कहाँ से ये सब नाम पड़ा था, भारतवर्ष कैसे पड़ा, आर्यव्रत कैसे पड़ा, फिर हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो उस सब के विषय में आज हम देखेंगे। तो आर्यव्रत कैसे पड़ा, तो जब 1500 BC था, 1500 BC मतलब हो जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का बात है। तो वो 1500 BC के समय में क्या हुआ, तो आर्यंस सेंट्रल एशिया में आया था। सेंट्रल एशिया में आर्यंस आया, और जब सेंट्रल एशिया में आर्यंस आया तो किस तरफ से आता था, इंडिया में इंटर करता था, तो वो एक दो ही रास्ता था, एक सिंध के तरफ से आता था, नहीं तो कश्मीर के तरफ से आता था। ये सिंध और कश्मीर के तरफ से आया आर्यंस, और इंडिया में अपना जो है लैंड को कंकर करने लगा, उस पर अपना अधिग्रहण, अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा। तो फिर क्या हुआ, तो जब कश्मीर, नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में राजस्थान तक, और वेस्ट मतलब जो पश्चिम हो गया, पश्चिम में अफ़गानिस्तान से लेकर पूरब में वेस्टर्न गंगा तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये सारा ज़मीन पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद ये जो जितना ज़मीन पर कैप्चर किया गया था, उस ज़मीन का नाम, उस भूभाग का नाम क्या रखा गया था, तो आर्यव्रत रखा गया था। आर्यंस जो इस भूभाग का नाम रखा था वो आर्यव्रत रखा गया था, और इसी आर्यव्रत के नाम से भारतवर्ष का नाम भी आर्यव्रत पड़ा था। तो एक नाम के विषय में हम जान लिए कि आर्यव्रत कैसे पड़ा था। तो आर्यंस के द्वारा 1500 BC ईस्वी में जब इंटर किया गया था, तो उसके द्वारा जो भूभाग पे अधिग्रहण किया गया, तो उसका नाम आर्यव्रत रखा था आर्यंस ने, और जिस वजह से भारतवर्ष का नाम आर्यव्रत रखा गया। अब दूसरा हम देखेंगे भारतवर्ष कैसे पड़ा। तो दूसरा, एक इसमें बहुत सारा है, दो इसमें है। एक तो महाभारत से, कितने लोगों का ये भी मानना है, कितने इतिहासकार का, कि मतलब महाभारत से आया है भारतवर्ष, और कितने जैन धर्म के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जैन मिथोलॉजी से भारतवर्ष का नाम आया हुआ है। तो जैसे महाभारत में क्या है, तो एक दुष्यंत और शकुंतला थी। दुष्यंत और शकुंतला के सन था, जिसका पुत्र कौन था, किंग भरत। तो महाभारत में कितने इतिहासकार का कहना है कि यही जो किंग भरत थे, इसी राजा भरत के नाम पे भारतवर्ष रखा गया है। लेकिन कुछ जैन मिथोलॉजी, जो जैन धर्म के लोग हैं, उनका कहना है कि 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। तो जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर थे, उसमें पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव का दो पुत्र था, एक था भरत और एक था गोमतेश्वर। गोमतेश्वर को हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, जो फिल्म भी देखे होंगे गोमतेश्वर। तो गोमतेश्वर का एक विशाल स्टैचू भी बनवाया गया है कर्नाटक में, श्रावण बेलगोला में। तो इसी भरत, जो ऋषभदेव का पुत्र था भरत, तो इस भरत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा है। तो ये दो है, एक मतलब इतिहासकार का कहना है कि एक महाभारत से आया है, और कुछ इतिहासकार का कहना है कि नहीं, जैन मिथोलॉजी से आया है भारतवर्ष का नाम। अब इसके बाद हम देखते हैं हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया का नाम। तो हिंदुस्तान के क्षेत्र में क्या करेंगे, जैसे 518 BC में क्या हुआ था, तो 518 BC में ईरान के कुछ लोग, जिसको हम पर्शियन कहते हैं, वो पहले बार अटैक किया था। सबसे पहला अटैक जो था इंडिया पे, वो ईरान ने ही किया था। तो इन्वेड किया मतलब घुस आया था, इसमें है ना, पर्शियन अटैक्ड इंडिया, इट वाज द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ फॉरेनर इन इंडिया। मतलब जो फॉरेनर थे, विदेशी थे, वो पहला जो इन्वेजन हुआ था, वो मतलब इंडिया में जो घुसे थे वो ईरान के लोग ही थे। अब ईरान में कौन से डायनेस्टी के लोग घुसे थे इंडिया में, तो ईरान में एक हाथमनी डायनेस्टी के लोग थे, हाथमनी वंश के लोग थे, जिसका राजा कौन था, जहाँ जो वहाँ का शासक था, तो उसका शासक था देरियम फर्स्ट था, और वो इंडिया में घुसा। और पर्शियन क्या किया, तो यहाँ पे एक सिंधु नदी था, सिंधु नदी को इंदु नदी कहने लगा, हाँ, और फिर इंदु से हिंदुस्तान कहने लगा, और हिंदुस्तान से फिर हिंदुस्तान बना। तो इसका जो हिंदुस्तान का नेम का क्रिएशन हुआ, वो ईरान के लोगों के द्वारा हुआ था, जो इन्वेड करके सिंधु नदी को इंदु नदी कहने लगा, फिर हिंदुस्तान कहने लगा, और हिंदुस्तान से फिर हिंदुस्तान बन गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इंडिया कैसे पड़ा। तो इंडिया, इसका नाम जैसे इंडिया पड़ा, तो इंडिया कैसे पड़ा, तो इंडिया
एक यूनान के लोग सुने होंगे, ग्रीक जिसको कहते हैं। तो सेकेंड इन्वेजन जो फॉरेनर का हुआ था वो 326 बीसी में अलेक्जेंडर सिकंदर था, जो भारत में घुसा था। और सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मैसिडोनिया का शासक था। और ये ग्रीक था, ग्रीक मतलब यूनानी था। तो यूनानी आया था। और सिकंदर किसका पुत्र था, तो फिलिप का पुत्र था। और ग्रीक जो है वो इंडिया कहने लगा, इंडस रिवर को। सबसे पहले ग्रीक क्या कहा, तो सिंधु रिवर को इंडस रिवर कहने लगा। और इंडिया जो है वो डिराइव किया गया यही इंडस से इंडिया का नाम डिराइव किया गया। तो अब ये भी हम देख लिए कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। फिर जम्बू द्वीप का नाम कैसे आया, जम्बू द्वीप कैसे कैसे जाना गया कि भारत का नाम जम्बू द्वीप भी है। तो एक इंस्क्रिप्शन है अशोका का जो इंस्क्रिप्शन, अशोका कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, मतलब उसका पुत्र था अशोका। तो उसने बहुत सारा इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, अभिलेख लिखवाया था। तो उसी अभिलेख में जो पढ़ा गया था, वो सबसे पहले अभिलेख पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में जब ये अभिलेख पढ़ा था, ये मोस्टली ब्रह्म लिपि सब में लिखा गया था। तो ये जेम्स प्रिंसेप उस अभिलेख को पढ़ने में सफल हुए। और उसी में जम्बू द्वीप के नाम से इंडिया को दर्शाया गया था। तो वहाँ से जम्बू द्वीप पड़ा इंडिया का नाम। और यिंतू भी इंडिया को कहा जाता था। यिंतू अब किसने नाम दिया, तो जो चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया में आते थे वो इंडिया को यिंतू के नाम से अपने पुस्तकों में लिखे हैं। तो इस तरह से यिंतू नाम भी इंडिया का है। अब देखेंगे जो सोर्स है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया, और एक हो गया लिटरेरी सोर्सेस, मतलब जो अभिलेख लिखा गया है तो वो लिटरेरी सोर्स में आ जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो सर्वे, भूस्खलन या फिर जो भी सर्वे करके जो फोसिल्स हुआ या फिर इंस्क्रिप्शन हुआ, अभिलेख हुआ, मोनूमेंट्स मतलब जो इमारत सब हो गया, स्टैचू मूर्ति हो गया, कॉइन्स सील्स हो गया। तो ये सब से सील्स मतलब मुहर हो गया। तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आ जाता है। जबकि लिटरेरी सोर्सेस में क्या आता है, तो रिलीजियस नॉन रिलीजियस सोर्सेस हो गया। और डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर, जो भी फॉरेनर ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे तो वो भी कुछ पुस्तकें लिखते थे, तो उनके जो डिस्क्रिप्शन होता था उसके अनुसार से भी सोर्स मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री का। अब देखेंगे जो जैसे रिलीजियस सोर्स में कौन कौन सा आ जाता है। तो रिलीजियस सोर्स में तो एक ब्राह्मण टेक्स्ट आ जाता है। ब्राह्मण टेक्स्ट में वेदास हो गया, फिर ब्राह्मण का के द्वारा जो उपनिषद लिखा गया था वो हो गया, पुराण वेदांग हो गया, फिर आर्यानक सूत्रा हो गया, धर्म सूत्र हो गया, एपिक मतलब महाकाव्य हो गया। हाँ, और उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी है, जैसे 3 पीटका लिखा गया था, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में एक सूत पिटक आ जाता है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटका में 3 पिटक आ जाता है, एक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये सब से भी रिलीजियस सोर्स है, जिससे हमें भारतवर्ष के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब जैन टेक्स्ट में देखेंगे तो जैन टेक्स्ट में सबसे पहले जो लिखा गया था, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट आगम को माना जाता है। तो आगम जो है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, जो कुब्बो के द्वारा लिखा गया था। ओल्डेस्ट टेक्स्ट मतलब हो गया, ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट मतलब वो सबसे पुराना जैन का ग्रंथ आगम है। और ये 6th सेंचुरी में लिखा गया था और ये पहला जैन ग्रंथ माना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे नॉन रिलीजियस सोर्सेस क्या क्या है। तो नॉन रिलीजियस सोर्स में हो गया चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, जो चाणक्य लिखे थे। फिर पतंजलि ने एक महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य पुस्तक है। ये सारा पुस्तक है जो नॉन रिलीजियस सोर्सेस है। इसमें धर्म के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होगा। ये पुस्तक में सिर्फ नॉन रिलीजियस सोर्स मतलब धर्म के को बाद करके सब कुछ लिखा गया है। तो मेगास्थनीज जैसे हो गया, इंडिका लिखा है। तो मेगास्थनीज कौन था, ट्रैवलर था। तो वो मोरक्को से आया था और मेगास्थनीज इंडिका नाम का एक पुस्तक लिखा था। फिर चरक हो गया, चरक संहिता लिखा था। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था। तो ये सारा सोर्सेस है नॉन रिलीजियस सोर्स। तो अब इसके आगे हम फिर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।